रस्किन बॉन्ड की कहानी द नाइट ट्रेन एट डेओली को अगर आप पहली नज़र में देखें तो ये एक बहुत ही सीधी सादी प्रेम कहानी लगती है ना? लेकिन इसके पीछे यादों, हमारे फैसलों और उन बातों की एक बहुत ही गहरी दुनिया छिपी है जो कभी कहीं नहीं गईं। तो आज हम इसी दुनिया की परतों को एक-एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, कोई उस एक याद को, उस एक इंसान को खोजना क्यों बंद कर देगा, जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं सकता। हमारे कथावाचक का यही फैसला, यही चॉइस, इस कहानी को इतना दिलचस्प और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बना देता है। कहानी की जो सेटिंग है, देवली स्टेशन, वो भी अपने आप में एक पहेली जैसी है। सुबह के धुंधलके में डूबी हुई, मतलब न पूरी तरह दिन है न पूरी तरह रात, बिल्कुल हमारे नरेटर की यादों की तरह, जो हकीकत और कल्पना के बीच में कहीं अटकी हुई हैं। तो आज हम इस कहानी को कुछ खास नजरियों से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी सेंट्रल थीम यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी पर बात करेंगे। फिर कुछ साहित्यिक किरदारों से इसकी तुलना करेंगे, मनोवैज्ञानिक पहलू को देखेंगे, कहानी में छिपे सिंबल्स को समझेंगे, सामाजिक ताने बाने पर बात करेंगे और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे नैरेटर ने उस लड़की को आखिर क्यों नहीं खोजा। हमारा मानना है कि इसका जवाब एक बहुत ही खास साहित्यिक कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है, जिसे कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। और यही हमारे आज के विश्लेषण की चाबी है, महान कवि जॉन कीट्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी का सिद्धांत। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है एक ऐसी काबिलियत जिसमें इंसान बिना किसी जवाब के अनिश्चितता और रहस्य के साथ जीना सीख लेता है, हर चीज का जवाब जानने की बेचैनी के बिना। इसे और आसान शब्दों में कहें तो जैसा कि फिलोसोफर विल्फ्रेड बायन ने कहा था, यह है न जानने के दर्द और भ्रम को सहने की क्षमता। मतलब ये सिर्फ रहस्य को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उस अनिश्चितता से जो एक बेचैनी होती है, जो एक दर्द होता है, उसे भी सहना है। और ये सिद्धांत कहानी के इस मोड़ पर एकदम फिट बैठता है। कथावाचक का वो फैसला कि वो ट्रेन से नहीं उतरेगा, वो कोई मजबूरी नहीं थी। नहीं, वो एक सचेत चुनाव था, एक चॉइस थी। एक रहस्य को सुलझाकर खत्म कर देने के बजाय उसे हमेशा के लिए अपनी यादों में खूबसूरत बनाए रखने का चुनाव। अब कथावाचक के इस चुनाव को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना साहित्य के कुछ और किरदारों और आइडियाज से करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ये चॉइस आखिर इतनी अलग क्यों है। टी.एस. इलियट के किरदार प्रोफ्रॉक को देखिए। वो भी एक्शन नहीं लेता, लेकिन उसकी हिचकिचाहट चिंता और डर से पैदा होती है। उसे डर है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे कथावाचक की निष्क्रियता डर नहीं है, बल्कि ये एक रोमांटिक आदर्श को बचाने की कोशिश है। वो कनेक्शन से नहीं डरता, वो उस खूबसूरत याद के टूट जाने से डरता है। ये वर्ड्सवर्थ के नजरिए से भी बिल्कुल अलग है, जो किसी खूबसूरत पल को एक तस्वीर की तरह यादों में कैद कर लेना चाहते थे। हमारा कथावाचक कीट्स की तरह उस पल के रहस्य को बनाए रखना चाहता है। वो एक मुकम्मल याद को नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी की जो खूबसूरत संभावना है, उसे बचा रहा है। ठीक है, तो हमने साहित्यिक नजरिए से तो बात कर ली। अब इस विश्लेषण में मनोविज्ञान की एक और परत जोड़ते हैं। क्या कथावाचक के इस फैसले के पीछे उसके अचेतन मन, यानी उसके अनकॉन्शियस माइंड का भी कोई खेल था? देखिए, इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को कहानी की सामाजिक हकीकत से जोड़ना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक रोमांटिक दुविधा नहीं थी, ये क्लास के अंतर की, सामाजिक हैसियत की एक बहुत ही असली दीवार थी जो उन दोनों के बीच खड़ी थी। तो इस सामाजिक रूप से अस्वीकार्य आकर्षण से निपटने के लिए हमारा नैरेटर अनजाने में जिस पहले मनोवैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करता है, वो है रिप्रेशन, यानी दमन। वो अपनी इच्छाओं को अपने ही मन में कहीं गहरे दबा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। नहीं, वो अभी भी वही हैं, बस उन्हें सचेत मन की सतह के नीचे धकेल दिया गया है ताकि उनका सामना ना करना पड़े। और दबी हुई इच्छाएं अक्सर दूसरे तरीकों से बाहर आती हैं। यहीं पर दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म काम आता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये कथावाचक के बाहरी बर्ताव को समझाता है कि वो वैसा क्यों कर रहा है जैसा वो कर रहा है। उसकी भावनाएं, उसकी इच्छा उसे लड़की की ओर खींच रही हैं, लेकिन उसका एक्शन, ट्रेन में बैठे रहना और अपनी यात्रा जारी रखना, उसे ठीक उल्टी दिशा में ले जा रहा है। ये उसकी इच्छा और उसके व्यवहार के बीच का एक सीधा टकराव है। कथावाचक का ये जो अंदरूनी संघर्ष है, ये सिर्फ उसके मन में नहीं चल रहा, बल्कि ये कहानी की भौतिक दुनिया में, यानी चीजों और जगहों में भी झलकता है। वो बेद की टोकरी, जो उनके बीच लेन देन की एकमात्र चीज थी, वो सिर्फ एक टोकरी नहीं है,
वो उम्मीद का, उस लड़की की मासूमियत का और सबसे ज्यादा उस रिश्ते का प्रतीक है जो कभी शुरू ही नहीं हो सका। यहां पर आकर भौतिक जगह एक रूपक बन जाती है, एक मेटाफर। स्टेशन का वो अकेला, मंद रोशनी वाला माहौल असल में कथावाचक के मन का ही एक बाहरी प्रतिबिंब है। एक ऐसी जगह जहां एक खूबसूरत याद तो कैद है, लेकिन वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। और फिर एक बाहरी ताकत है जो बार बार उनके कनेक्शन को तोड़ देती है। ट्रेन की सीटी वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो उस बाहरी दुनिया का प्रतीक है जो कथावाचक को आगे बढ़ने के लिए बुला रही है और उसे उस पल को, उस कनेक्शन को तोड़ने पर मजबूर कर रही है। ये जो व्यक्तिगत चुनाव है, ये सिर्फ मनोविज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उस दौर के सामाजिक ढांचे से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। एक सामाजिक सिद्धांतकार हैं, रॉबर्टो उंगर। वो किड्स के कॉन्सेप्ट को समाज पर लागू करते हैं। उनके लिए नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है समाज के बनाए हुए नियमों को चुनौती देना। तो कथावाचक के सामने भी यही चुनाव था, समाज के नियमों को मानना यानी नियमितता, या फिर विद्रोह करना। तो इन सभी साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक धागों को जब हम एक साथ लाते हैं तो हम एक बहुत ही पावरफुल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आखिर में कथावाचक का ये जो त्याग है, ये कोई हार नहीं है, ये खुद को बचाने का एक बहुत ही जटिल और जानबूझकर किया गया काम है। उसने विद्रोह के बजाय निमित्ता को चुना, क्योंकि उसकी अपनी कल्पना की दुनिया, उसकी यादों की दुनिया, बाहर की दुनिया की कठोर सामाजिक हकीकत से कहीं ज्यादा महफूज और खूबसूरत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी एक परफेक्ट याद को बचाने के लिए हमें हकीकत की खोज को छोड़ देना पड़ता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन सी यादें सहेज कर रखते हैं और उन यादों को सहेजने की हम क्या कीमत चुकाते हैं।